Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Am I audible to all of you? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So, what we are doing? Making of a global world. The making of a global world. Right. So, from where I need to start today? Can anyone of you recall me? Sir, interwar economy. Interwar economy. Okay. Before that, I have completed all the things. Right. Yes, sir. Okay. Good. So, interwar economy means now the time has come to discuss that what sort of thing happened during the World War. Right. 18 from 1814 to 1914 हमने समझ लिया. आवाज नहीं आ रही है शिवांश पांडे को. इज इट सो फॉर ऑल ऑफ यू? नो सर, सर मुझे तो आ रही है. यस. व्हाट अबाउट द रेस्ट? इंतजार, क्रेश, जैद? सर आ रही है आपकी आवाज? तो देख लो अगर शिवांश कुछ प्रॉब्लम ना हो नेटवर्क का. ठीक है, बट रीज्वाइन करके देखो. सो इन प्रीवियस क्लास आई डिस्कस ट्रेड सरप्लस. राइट. और आज जो है हम लोग जो है फर्दर उसके आगे मूव करेंगे इंटर वॉर इकोनॉमी. ठीक है. सो गिव मी अ सेकेंड सो दैट आई कैन open up the notebook. Right. Is my screen visible to all of you? Yes, is my screen is visible to all of you? सर अभी तो नहीं है. Okay. Yes, sir. Now visible. The interwar economy. ठीक है. So this is this page on which we were yesterday, right? Yes, sir. ठीक है. Interwar economy means the period of 1914 or 1918. What sort of thing happened? ठीक है. We will study this with respect to the trade, right? Trade and overall the perspective will be economy. What sort of economical changes occurred during this time period in entire world, right? So the name of the topic is the interwar economy. Interwar economy, right? So interwar economy means war here refers to the World War One. वर्ल्ड वॉर वन के बारे में बात होगी. टाइम पीरियड 1914 टू 1918. राइट. तो आपने नेशनलिज्म इन इंडिया जब पढ़ा तो आपने नेशनलिज्म इंडिया में देखोगे तो पहला चैप्टर मतलब जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो इसी ऊपर बेस्ड है, वर्ल्ड वॉर वन. राइट. तो वर्ल्ड वॉर वन में आपने इंडियन इकोनॉमी देखा रियूंड हो गई. मीन्स यहाँ पे सोल्जर फ्रंट पे लड़ रहे थे इंडिया से आके. ठीक है, इंडियन सोल्जर्स. फिर उसके बाद जो है कि आप देखोगे तो कस्टम यूनियन, कस्टम टैरिफ्स, ठीक है, कस्टम बैरियर्स जो है इंक्रीज कर दिया है, कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज कर दिए गए थे, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया था, फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था, उसी दौरान फेमाइन भी आ गया था. ये सारी चीजें याद है आप लोगों को? Yes, sir. सभी को याद है?
सभी को याद है? Yes, sir. ठीक है, तो यू विल फाइंड दैट ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड वॉर 1, इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस थे इसके थ्रू आउट द ग्लोब। ठीक है, इम्प्लीकेशंस कैसे थे? इनस्टेबिलिटी थी। क्या थी? इनस्टेबिलिटी। देयर इज अ आई इन बिटवीन दिस। सो इंटर वॉर इकोनॉमी में इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी। आपने पढ़ा था 2 मेजर ब्लॉक्स के बीच में ये वर्ल्ड वॉर था, सेंट्रल पावर और अलाइड पावर। सेंट्रल पावर में आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की, ऑटोमन एम्पायर एट दैट टाइम। एंड जो आपके अलाइड पावर थे उसमें आपके फ्रांस थे, ब्रिटेन, एंड देन यूएसए, राइट। फिर रशिया भी था। रशिया फिर मीनवाइल नया रशियन रेवोल्यूशन की वजह से वो 1917 में क्या कर जाता है? वॉकआउट कर जाता है, राइट। आप लोग रिकॉल कर पा रहे हैं इन सब चीजों को? यस सर। ठीक है, अब किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है ये देखते हैं। तो मैंने आप लोगों को सेंट्रल पावर के बारे में बताया और अलाइड पावर के बारे में बताया। ठीक है, सेंट्रल पावर और अलाइड पावर, राइट। तो स्टार्ट हुआ था जो वर्ल्ड वॉर 1 वो अगस्त में स्टार्ट हुआ था। इमीडिएट कॉज क्या था इस वर्ल्ड वॉर 1 के स्टार्ट होने का? आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनांड जो है कि ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे जो, उनको क्या किया गया था? मार दिया गया था सर्बियन स्टूडेंट द्वारा। ठीक है, और ये इमीडिएट कॉज बनता है वर्ल्ड वॉर 1 का। हालांकि इसके पीछे भी एक अपनी हिस्ट्री है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट तो था ही बाल्कन में। ठीक है, और फिर उसके बाद आसपास के जो ग्रेट पावर्स थे यूरोपियन के, वो भी इंटरेस्टेड थे इस बाल्कन रीजन में। तो हिस्ट्री कहीं ना कहीं उसी में क्या है। ठीक है, कि उस कॉन्फ्लिक्ट को ही एक जो है बड़ा रूप मिल गया वर्ल्ड वॉर 1 का, राइट। अब जब ये वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा है तो इसमें क्या है? वॉर रिलेटेड गुड बड़े पैमाने पे क्या होती है? बनती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो जो टाइम पीरियड यस है वो 4 इयर्स का है इसका। और वॉर रिलेटेड गुड, चलो इसको लिख देते हैं, जर्मनी लिख देते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, फिर उसके बाद आपका टर्की जो कि ऑटोमन एम्पायर है। ठीक है, और यहाँ अलाइड पावर में आपका फ्रांस, ब्रिटेन, और कौन है? रशिया। बाद में हालांकि हट जाता है ये। फिर यूएसए, 1917 में यूएसए आ जाता है। आपने नाजी एंड द राइज ऑफ हिटलर में ये बात पढ़ी है, राइट? यस सर। सर यूएस के आने से ही फिर जर्मनी हार जाता है। हाँ, तो अब जो है कि इस दौरान क्या हुआ कि जो है कि लोगों को लगा ये फाइट बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं। ठीक है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। बट ये 4 साल लगता है इस पूरे फाइट को, जो है कि ये फाइट लगभग 4 साल तक कंटिन्यूड रहती है। नवंबर 1918 में जो है कि ख़त्म होता है। और आपको याद होगा नवंबर क्रिमिनल्स आपने पढ़ा भी है, राइट? वाइमर रिपब्लिक। यस सर। अब जो इंडस्ट्रीज थी इसी दौरान, अब हम क्योंकि इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है हमारा, ठीक है, हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज थी वो क्या कर रही हैं? वॉर रिलेटेड गुड क्या कर रही हैं? मैन्युफैक्चर कर रही हैं ऑन अ लार्जर स्केल। They saw that this is the time to produce more and more arms and ammunitions। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे पे इम्पैक्ट कर सकें। अब जानते हो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज कहाँ हैं? आपके यहाँ हैं। हालांकि जर्मनी के पास भी इंडस्ट्रीज हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वॉर रिलेटेड गुड यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो कौन कौन से हैं जो गुड्स बनाए जाते हैं बड़े पैमाने पे? मशीन गन्स। ठीक है, मशीन गन्स बनाए गए, टैंक्स बनाया गया, एयरक्राफ्ट, ठीक है, एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों की जो है कि बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन होती है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। सर एक बार जो इमीडिएट कॉज था सर वर्ल्ड वॉर 1 का, सर वो रिपीट कर दीजिए। आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनांड जो थे ऑस्ट्रिया के प्रिंस, उनका जो है हत्या कर दिया जाता है सर्बियन स्टूडेंट द्वारा, या सर्बियन द्वारा, ऐसे बोलो। ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है, उनके मर्डर हो जाता है। ओके सर। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे इसमें सोल्जर्स के बड़े पैमाने पे क्या होते हैं? रिक्रूटमेंट होते हैं।
थ्रू आउट द ग्लोब कि लाइट जो है कि फाइट करना है, वर्ल्ड वॉर 1 जीतना है। सोल्जर का एक मिजरेबल कंडीशन है, ये भी आपने नाजी वाले चैप्टर में पढ़ ही लिया था। सोल्जर्स नेवर ट्राइड, मीन्स दे वर नेवर अग्रीइंग फॉर दिस काइंड ऑफ वॉर, बिकॉज उनकी लाइफ जो है बहुत मिजरेबल हो गई थी। ट्रेंचेस में लाइफ जो है कि उनको अपनी गुजारनी पड़ती थी। राइट्स क्या करते थे, कॉप्सेस को खाते थे उनके सामने, ठीक है। और सोल्जर की लाइफ को ग्लोरीफाई किया गया था। याद है आप लोगों को, नाजी में पढ़ा था? यस सर सर, मीडिया ग्लोरीफाई करती थी और ग्लोरीफाई कर दिए थे और सिविलियन से ऊपर रखा गया, ठीक है। तो जो डेथ और डिस्ट्रक्शन था वो 9 मिलियन पीपल क्या हो गए थे, डेड हो गए। हालांकि कोई जानता नहीं है, एग्जैक्ट डेटा कोई नहीं बता पाएगा, बट इतना तो श्योर है कि 9 मिलियन लोग मारे गए थे उसमें, ठीक है। और 20 मिलियन इंजर्ड हुए थे। दिस इज व्हाट एनसीईआरटी सेज। 20 मिलियन क्या हो गए, इंजर्ड हो गए, ठीक है। ये एक एस्टिमेटेड डेटा है जो कि ये बताता है कि इतना तो नुकसान है ही। और ये सब ऐसा ऐसा कब हो पाया, जब ये मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट जब हुए, तब इतने बड़े पैमाने पे डिस्ट्रक्शन हुआ। अदरवाइज हो सकता है डिस्ट्रक्शन इससे कम हुआ होता, ठीक है। तो जो ये इंडस्ट्रीज थी, जो ये वॉर रिलेटेड ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखी जा रही है, उसका ये क्या है, डार्कर साइड है। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, ठीक है, हुआ, बट इसमें जो ये मॉडर्न वेपन्स जो यूज किए गए, इवन केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल किया गया, कि केमिकल वेपन्स के थ्रू क्या कहीं आप देखोगे केमिकल वेपन्स का एक जो है सिग्निफिकेंट रोल रहा है। कुछ नहीं करना है, केमिकल वेपन्स के थ्रू अटैक कर दो, अपने आप जो है धीरे धीरे सब क्या हो जाएगा, पेरिश हो जाएगा। अरे ठीक है, यस सर। तो ज्यादातर लोग अब इसमें जो मर रहे हैं वो कौन है, अगर आप देखो तो लड़ाई कौन करता है, बूढ़े करते हैं, बच्चे करते हैं, या फिर जो वर्किंग एज में है वो करते हैं? सर जो वर्किंग एज में है, जो वर्किंग एज में वो करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा जो है कि ये तो देखा गया कितने लोग मारे गए, बट वो मारे कितने गए, वो किस कैटेगरी में आते हैं, वर्किंग एज में, जो इकोनॉमी को क्या बनाते हैं, प्रोडक्टिव बनाते हैं। इकोनॉमी को क्या बनाते हैं, प्रोडक्टिव बनाते हैं, वही बड़े पैमाने पे उनकी क्या हुई है, डेथ हुई है, राइट? यस सर। अच्छा, अब यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो। यहां तक अगर कोई डाउट है तो किसी को, देन लेट मी नो, अदरवाइज आई विल मूव अहेड। किसी को डाउट नहीं? तो ब्रिटेन ने जो है कि एक बड़े पैमाने पे जो है लोन लिया फाइट दिस वॉर, और ये लोन आता किससे, यूएस ऑफिस से, ठीक है। यूएस से लेता है, यूएस के जो है प्राइवेट है और गवर्नमेंट दोनों, ठीक है। बहुत बड़े पैमाने पे पैसे लिए गए, और यूएस जो है कि यहाँ पे उभर के आएगा। मैंने शायद पिछले क्लास में भी बताया हो आपको कि इस वर्ल्ड वॉर 1 में ही यूएस जो है एक इंटरनेशनल पावर के तौर पे देखा गया, ठीक है। ये बन गया क्या, इंटरनेशनल क्रेडिटर। इंटरनेशनल क्रेडिटर, उधार देने वाला बन गया, ठीक है। पहले डेब्टर था, अब क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए। अब जब क्रेडिटर हो गए, वॉर जब खत्म होता है, तो सोचो यूएस को कितना जो है, यूएस ने कितना लोन दे रखा है। इतने सारे लोन दे रखे हैं कि अब जो है जो कंट्री इसका लोन नहीं दे पाएगी, वो क्या करेंगे, वहां के उनके टेरिटरीज को एक्वायर करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? ओनली अर्नव? Yes, sir. Yes, sir. यस। Yes, sir. ठीक है। अब जब वॉर खत्म होता है तब क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो वॉर के बाद अगर हम देखें बच्चों, तो धीरे धीरे, अब देखो इंडिया का, मैं आप जानते हो इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या हुआ था, ठीक है। तो ओवरऑल वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्रिटेन, जो कि एक आप देख रहे हो कि एक पावरफुल कंट्री हुआ करती थी, उसका वो पावरफुलनेस उसका क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। एक बड़े क्राइसिस में पहुंच जाता है ब्रिटेन के पॉइंट ऑफ व्यू। ब्रिटेन की अगर देखा जाए तो ब्रिटेन का स्टेटस डाउन होता है और यूएस का अप होता है, ठीक है। ब्रिटेन के कई सारे इंडस्ट्रीज जो कि पहले दूसरे जो है दूसरे काम में इन्वॉल्व थी, दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं, वो अब किस में इन्वॉल्व हो गई थी, वर्ल्ड वॉर 1 में
वो वॉर रिलेटेड गुड्स बनाने में लग गई थी। और जहाँ पे उन्होंने जो उनका मार्केट था, ठीक है, सपोज इंडिया का जो मार्केट है, जापान का मार्केट है, ये सारे मार्केट से वो क्या हो जाती हैं, बाहर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, बाहर हो जाती हैं। वॉर रिलेटेड बाहर होने का मतलब ये है कि वॉर रिलेटेड गुड्स बनाने लगी। अब यहाँ के जो मार्केट है इसको कौन टैकल करे, ठीक है, हम लोग इंडिया में ही रहते हैं, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी समझते हैं। तो यहाँ के आपने पढ़ा होगा जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपने पढ़ा और उसमें फिर जो है बिजनेसमैन के बारे में देखा, इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो रियलाइज कर गए थे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है, एक बड़ा मार्केट है, ज़्यादा पोटेंशियल है, अगर उनको छूट दे दी जाए तो वो एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं इंडिया से। और वर्ल्ड वॉर 1 में वो अच्छा जनरेट किए भी थे इनकम। इसीलिए जब सेकेंड बार जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ, जब दूसरी बार मूवमेंट लॉन्च हुआ, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और इम्पोर्ट को रिड्यूस कराएंगे, एक्सपोर्ट को एनहांस करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब जो है कि उन्होंने जब कैप्चर करना शुरू किया, तो जो मैनचेस्टर, लीड्स, ये सब हैं, मैनचेस्टर पर्टिकुलरली हम यहाँ पे फोकस करेंगे, उनको यहाँ पे फिर से अपना पोजीशन रीगेन करने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और जापान भी अपने आप को उसी तरीके से फिर डेवलप कर लेता है कि भाई लोग वर्ल्ड वॉर 1 में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, आप लोग उसमें इन्वॉल्व रहो, वॉर रिलेटेड गुड्स बनाओ, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए क्या बनाएंगे, गुड्स जो है बनाएंगे जो कि उनकी रिक्वायरमेंट की है। वो गुड्स बहुत सारे हैं, वेरीड करते हैं, ठीक है, वैरी कर रहे हैं गुड्स यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रिटेन का देखा जाएगा, ब्रिटेन एक क्राइसिस में चल जाता है, उसके ऊपर उधार बढ़ जाता है, डेप्ट में चला जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब जब वॉर रिलेटेड गुड्स बन रहे हैं, ठीक है, तो आप उस समय सोचो कि वॉर रिलेटेड गुड्स बनाने के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट भी होगी, तो एम्प्लॉयमेंट इस दौरान क्या होती है, बढ़ती है। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है इस दौरान, बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, काम दिया जाता है, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब जैसे ही वॉर खत्म हो जाता है, पहले वॉर था, रिक्वायरमेंट थी तो काम दिया, जैसे ही वॉर खत्म होता है ये एम्प्लॉयमेंट किसमें चेंज हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। किसमें चेंज हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट में चेंज हो जाता है क्योंकि अब रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि वॉर हार चुके थे, ठीक है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया। आपको जर्मनी का केस याद होगा, रेडी टू डू एनी जॉब, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का कोलैप्स करना। अभी हालांकि वॉल स्ट्रीट पे पहुंचे नहीं है, ठीक है, बट हम पहुंचेंगे वॉल स्ट्रीट पे भी अभी, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह देखी जाएगी, राइट। अब ब्रिटेन में भी देख रहे हो, जब डेप्थ में है तो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ बढ़ेगा या घटेगा ऐसे सिचुएशन में? Sir, बढ़ेगा. सर बढ़ेगा। बढ़ेगा, ठीक है। अब ब्रिटिश का हमने समझ लिया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी अगर आप देखो, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर में भी लॉस होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी क्या होता है, लॉस होता है। आपके बुक में दिया है एग्जाम्पल किसका, यूरोप का। यूरोप का याद है आप लोगों को, ईस्टर्न यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका, Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो पहले क्या करता था, ईस्टर्न यूरोप में वीट का सप्लायर था, एक अच्छा खासा वीट का क्या था, वो सप्लायर था। जब बट ये वर्ल्ड वॉर 1 होने लगा, ठीक है, तो इसका जो ओवरऑल सप्लाई था वो क्या हो गया, डिसरप्ट हो गया, ठीक है, डिसरप्ट हो गया। और जब ये डिसरप्ट हो गया मतलब अब यूरोप किसमें इन्वॉल्व हो गया, वर्ल्ड वॉर 1 में, ईस्टर्न यूरोप। तो अब इस मौके का फायदा कौन उठाता है, जो इसके काउंटर पार्ट्स हैं, जो जिसके अलावा जो और प्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड मार्केट में, जैसे कि अमेरिका, पढ़ा है आपने, अमेरिका, Yes, कनाडा, sir. Australia. यस सर। ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने इस मौके का फायदा उठा लिया कि ठीक है आप इसमें इन्वॉल्व हो तो हम
जो है कि वर्ल्ड मार्केट के लिए क्या करेंगे, अब प्रोड्यूस करेंगे। अब बड़े पैमाने पे इन्होंने वीट ग्रो किया। अब जब वीट इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे थे, ठीक है, ईस्टर्न, और जब जो है कि वॉर खत्म हुआ, ईस्टर्न यूरोप जो कि जाना जाता है वीट सप्लायर के तौर पे, ये भी वीट प्रोड्यूस करने लगे। तो ये भी वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। डिमांड उतनी है नहीं, डिमांड उतनी है नहीं। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? सर ईस्टर्न यूरोप वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कर रहा था वीट प्रोड्यूस। हाँ, ईस्टर्न यूरोप वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद करेगा। तो डिमांड उतनी है नहीं और सप्लाई बहुत ज्यादा है, ठीक है। सप्लाई क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और डिमांड कम हो गया, ठीक है। तो सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गया, तो इसका मतलब क्या, प्राइसेस ग्रेन के बढ़ेंगे या घटेंगे? सर घटेंगे। प्राइसेस घटेंगे। सप्लाई बहुत है, यहाँ से भी इन्होंने भी बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर दिया वीट प्रोडक्शन, ये इन्होंने भी कर दिया, इन्होंने भी कर दिया, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप तो बिजी था। अब ईस्टर्न यूरोप आकर फिर से इन्होंने जब प्रोड्यूस करना शुरू किया, तो मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी हो गई वीट की, और ग्रेन के प्राइसेस उसके वजह से क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। और जब डिक्रीज हो गए तो एग्रीकल्चरल इनकम फर्दर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यहाँ तक पॉइंट समझ में आया आप सभी लोगों को? सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर आपने भी बताया कि अमेरिका वर्ल्ड को लोन दे रहा था, तो सर क्या वो ये वीट बेच के जो उसके पास पैसा है उससे लोन दे रहा था? क्या कह रहे हो, फिर से बोलो जोर से। सर जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि अमेरिका ही वर्ल्ड को, जैसे ब्रिटेन को लोन दे रहा था, तो सर उसका यही कारण है कि वो वीट का अच्छा सप्लायर बन गया था, तो उसके पास पैसा आ गया। देखो, सोर्स ऑफ इनकम तो अलग अलग जगहों से, वीट तो जो है कि एग्रीकल्चरल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ अमेरिका का तो बहुत है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वीट का इनकम नो डाउट उसका भी उसमें हैंड है, बट जो है कि सिर्फ वीट का ही है ये हम नहीं कहेंगे। ओके सर, ठीक है। तो हमने केस किसका समझा, हमने केस अभी पर समझा एग्रीकल्चर का देखा, फिर उसके बाद हमने वॉर रिलेटेड जो गुड्स बनाए गए हैं, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान उसका देखा हमने। कैजुअलिटीज हमने जो है कि देखा कि किस तरीके से कैजुअलिटीज होती हैं। अब हम यहाँ पे एक चीज और पढ़ेंगे, ये दोनों जो है कि सब पॉइंट्स क्लियर हैं सभी को? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। तो अब इसके बाद देखो, मास प्रोडक्शन और मास कंजम्पशन की बात आएगी। किसकी बात आएगी, मास प्रोडक्शन और कंजम्पशन। तो प्रोडक्शन तो पहले होता था, कंजम्पशन उस हिसाब से नहीं होता था, ठीक है। तो देखा जाए तो यूएस भी वर्ल्ड वॉर 1 में इन्वॉल्व था, उसका भी लॉस होता है, बट बाकियों के कंपेयर में यूएस का रिवाइवल ज्यादा जल्दी होता है, क्योंकि उसने लोन वगैरह दे रखे हैं, तो उसको जो है पैसे वहां से रिटर्न होते हैं, और उसका एक स्ट्रांग होल्ड बना रहता है, ठीक है, खर्च होने के बावजूद भी। अब यहाँ पे 1920s के टाइम पे अगर आप देखोगे तो यूएस में एक नया वे ऑफ प्रोडक्शन जो है कि एनहांस होता है या फिर इवॉल्व होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। अब ये मास प्रोडक्शन का सबसे बड़ा एग्जांपल हम यहाँ पे पढ़ेंगे हेनरी फोर्ड का। किसका पढ़ेंगे, हेनरी फोर्ड। अब ये हेनरी फोर्ड कौन है और ये मास प्रोडक्शन इनसे कैसे रिलेटेड है? इन्होंने असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट देखा और असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट ले आए, ऐसे कहा जाए तो, ठीक है। एक स्लॉटर हाउस में वो गए, चिकागो गए, ठीक है, और वहां पे देखा एनिमल्स को एक लाइन से भेजा जा रहा है, ठीक है। और असेंबली लाइन आप देख रहे हो कुछ ऐसा, आपने डिस्कवरी वगैरह देखा है जिसमें आप देखोगे चिकन को एक साथ ऐसे ऐसे भेजा जाएगा और एक मशीन रहेगी, तो वो काट देते हैं गला, फिर उसके बाद उसके फर्दर प्रोसेसिंग, ऐसे देखा है आपने? ठीक है। तो यहाँ पे मैनुअली हो रहा है, एक इंसान खड़ा है, ठीक है, असेंबली लाइन में लाइन से आ रहे हैं एनिमल्स, ठीक है, और उसको काट दिया जा रहा है, स्लॉटर कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये बात जो है कि हेनरी फोर्ड के दिमाग में आती है कि क्यों ना ऐसे हम जो है कार बनाएं, हम भी क्यों ना अपना प्रोडक्शन कुछ इसी तरीके से क्यों ना करें, ठीक है। जैसे कि आप इस कार प्रोडक्शन के भी बारे में आपने ये जब अगर जो नेशनल जियोग्राफिक देख रहे हो या फिर डिस्कवरी देख रहे हो तो उसमें देखते होंगे कि एक लाइन होगी असेंबली की जिसमें जो है कि डिफरेंट इक्विपमेंट्स क्या करते हैं, एक रोलर पे ऐसे मूव करते रहते हैं आगे,
ठीक है, और इंडिविजुअल खड़े रहते हैं, वो अपना रिस्पेक्टिव वर्क खड़े होके क्या करते हैं, करते हैं। ठीक है, किसी का काम है स्क्रू लगाना, किसी का नाम है जो है कि पर्टिकुलरली स्क्रू टाइट करना काम हुआ, फिर उसके बाद कोई मेटल लगा देना, कोई इंजन लगा देना, सबके अलग अलग क्या होंगे, काम होंगे, सब एक खड़े होंगे। ठीक है, और सब काम करते रहेंगे क्योंकि लाइन से काम आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सर। तो लोग जो है खड़े होके काम तो कर रहे हैं, ठीक है, और प्रोडक्शन भी अब क्योंकि लगातार काम आए जा रहा है तो काम चल रहा है। वर्कर्स जो है इस काम से फेडअप हो जाते हैं, बहुत सारा काम है और काम आते चला जा रहा है, वो एक दूसरे के सामने खड़े तो हैं बट एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, जो है कि काम को एंजॉय नहीं कर सकते, लगातार काम करते चले जा रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन तो आपका आउटपुट तो बढ़ रहा है बट वर्कर्स का डिस्ट्रेस भी उसी समय क्या होता है, बढ़ता है। और ये जो है एक बहुत आसान सा तरीका दिखा हेनरी फोर्ड को कार प्रोड्यूस करने का। ठीक है, इसको कहेंगे कन्वेयर बेल्ट। कौन सा कहेंगे, कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट में ऐसा होता है। यहां तक समझ में आया? यस सर। तो एक आदमी खड़ा होकर अगर स्क्रू लगा रहा है तो उसको बार बार स्क्रू ही लगाना है। सोचो 8 घंटे खड़े होकर क्या करना है, स्क्रू ही लगाना है। तो वर्कर का आउटपुट तो बढ़ा, पेस ऑफ वर्क भी बढ़ा, बट वर्कर का डिस्ट्रेस भी एट द टाइम बढ़ गया। ठीक है, बिना ब्रेक के काम करते जाओ, लोगों से बातचीत ना करो। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, इसका विरोध कर दिया। ठीक है, लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया। और इसमें जो कार बनी थी, ठीक है, इस दौरान जो कार बनी थी, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, पहला कार जो बना था इस मॉडल पे उसको कहा गया टी मॉडल फोर्ड। क्या कहा, टी मॉडल फोर्ड। ठीक है, ये पहली कार है जो कन्वेयर बेल्ट पे बनी थी। ठीक है, इस तरीके से बनी थी। राइट? यस सर ये फोर्ड कंपनी के फाउंडर हैं। हाँ, ओके सर। ठीक है, तो बड़े पैमाने पे लोगों ने, अब वर्कर्स की हमने बात जो कर रहे थे अब उसको कंटिन्यू करते हैं। वर्कर्स ने क्या किया, जो है कि उन्होंने कह दिया कि अब ये काम, इस तरीके का काम तो हमसे नहीं हो पाएगा, लगातार खड़े होकर काम करो, हर 3 मिनट पे काम आ जा रहा है, तो उन्होंने मना कर दिया। अब क्योंकि फोर्ड को जो है फायदा हो रहा था, ठीक है, तो फायदा इन द सेंस कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था, उसने देखा कि कम पैसे में, कम जो है समय में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको सेल भी वो कर सकता है। वर्कर्स ने जो बात रखी है उस बात को भी वो ध्यान रखते हुए क्या करता है, वर्कर्स को कह देता है काम तो ऐसे ही करना पड़ेगा, तुम्हारे वेजेस बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे, वेजेस। वर्कर्स तो पहले डिस्ट्रेस थे कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे इतने कम पैसे में, बट जैसे ही सैलरी बढ़ जाती है, सब तैयार हो जाता है, सब फिर से खड़े हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, फिर सब क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, कोई बात नहीं 8 घंटे ही ये कर लेंगे। ठीक है, पैसे की वजह से। यस। तो फोर्ड ने क्या किया, उनके पैसे डबल कर दिए ऑलमोस्ट। ठीक है, क्या किया, डबल कर दिया, कह दिया कि भाई स्ट्राइक वगैरह मत करो, पैसे डबल कर रहे हैं, काम करो बस। तो लोग काम करना शुरू करते हैं। अब जब लोगों के वेजेस बढ़ रहे हैं तो आपने टर्शरी वाला पढ़ा है कि एज इनकम विल राइज देन डिमांड विल इंक्रीज और डिक्रीज। सर इंक्रीज। डिमांड इंक्रीज होगा। ठीक है, डिमांड इंक्रीज होगी तो और भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये अब जब डिमांड बढ़ रही है तो देखो अभी मास प्रोडक्शन हो रहा था, अब इसके साथ साथ अभी क्या होने लगेगा, मास कंजम्पशन भी होने लगेगा, क्योंकि लोगों की इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है। राइट? यस। तो इसी तरीके से सभी लोगों ने, यूरोप में देखोगे सभी ने यही तरीका अपनाया, और जब डिमांड बढ़ने लगी तो जो कार खरीदने वाले लोग थे वो भी बढ़ने लगे। आप कार बना तो रहे हो बट कार कोई खरीद नहीं रहा है, कह रहे हैं कि पैसा नहीं है मेरे पास कार खरीदने के लिए। तो कार आपका बनता रहे, आपको मुनाफा होता रहे, प्रॉफिट होता रहे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अलग अलग मीन्स निकालने होंगे जिसके थ्रू आपका सामान बिकता रहे। ठीक है, तो इसमें वेजेस बढ़ाने के साथ साथ क्रेडिट भी बनाना शुरू कर दिया, उनको क्रेडिट देना शुरू कर दिया। ठीक है, पैसा नहीं है, आज नहीं है कल दे देना। ठीक है, क्रेडिट समझते हो? यस सर। ठीक है, तो ये मास कंजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है।
कि आप सामान खरीदते रहो और उधार में फंसे रहो। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मशीन, वॉशिंग मशीन, अब लोगों की डिमांड बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो वॉशिंग मशीन चाहिए, फिर कार चाहिए, टेलीविजन चाहिए। ये सब क्या है? इंडस्ट्रीज से जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। अब क्रेडिट कार्ड आज के डेट में अगर आप लोग आप नहीं करते, पेरेंट्स यूज करते होंगे, तो उससे आप कैश निकालोगे तो बहुत पैसा लगता है, चार्जेस उसके ज्यादा हैं। बट वहीं पे अगर आप कोई इंडस्ट्रियल सामान खरीदोगे तो आपको नो कॉस्ट ईएमआई पे मिल जाएगा, इंटरेस्ट भी नहीं देना है। लॉजिक समझ में आ रहा है? ये क्या हो रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, ताकि मास कंजम्पशन बना रहे और इंडस्ट्रियल आउटपुट ऐसे होता रहे। ठीक है, इसके कारण ऑफर भी देते रहते हैं ना कि दो के बदले एक फ्री वगैरह वगैरह। हाँ ठीक है, ताकि कंजम्पशन ऐसे ही बढ़ता रहे। यस सर। तो आप देखोगे कार का प्रोडक्शन जब बढ़ा, ठीक है, कार प्रोडक्शन इन यूएस जो है कि 2 मिलियन से कितना बढ़ गया? 5 मिलियन। 1929 आते आते 1919 से ये 2 मिलियन से कितना हो गया? 5 मिलियन हो गया। ठीक है, और इसी के साथ साथ वॉशिंग मशीन, रेडियोज, ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स, इनका भी जो है कि डिमांड बढ़ने लगा। अब इसमें यहाँ पे जो मैंने क्रेडिट कह दिया है उसको कह दिया गया है हायर परचेज। क्या कह दिया गया है? हायर परचेज। ठीक है, क्रेडिट रीपेड इन वीकली और मंथली इंस्टॉलमेंट। क्रेडिट रीपेड इन मंथली और वीकली। इंस्टॉलमेंट में पे करिए, कोई बात नहीं, बस खरीद लीजिए आप। ठीक है, खरीदना सबसे बड़ा काम। ठीक है, तो लोगों ने अपने हाउसेस को डेकोरेट करने शुरू कर लिए और जो है कि नए नए मशीन्स थे अपने घरों में लाना शुरू किया और मास प्रोडक्शन के साथ साथ मास कंजप्शन भी होने लगा। राइट, तो अब यहाँ पे देखोगे कि इनकम बढ़ रहा है तो लोग हाउस भी चाहेंगे, ये हाउस हमारा अपना घर हो, तो हाउस बनने होंगे तब तो हाउस भी जो है कि लोगों को मिलेंगे। तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दिया हाउसेस पे कि लोगों को अब घर चाहिए तो घर बनाओ, और घर बना के फिर क्या करेंगे? घर बेचेंगे। ठीक है, तो इससे ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। बाई एंड सेलिंग जो है बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो अब ये सारी चीजें जो अब इंडस्ट्रीज अगर काम करेंगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, कंजम्पशन भी ज्यादा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो रहा है, तो एक इकोनॉमिक बूम है। आप इस तरीके से समझो, क्या है? इकोनॉमिक बूम है। ठीक है, और इसी टाइम पीरियड में 1920s में ही देखोगे, पर्टिकुलरली 1923 में ही यूएस ने क्या किया? लोन देना सबको शुरू किया। ठीक है, क्योंकि इनकम बढ़ रही है यूएस की। ठीक है, तो यूएस ने क्या किया? लोन देना लोगों को शुरू कर दिया था कि आप जो है कि लोन लेके काम करिए और जो है कि बाद में आप इसका रिपेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा ओवरसीज लेंडर बन जाता है कौन? यूएस। डावस प्लान याद है आप लोगों को? यस सर। सर इसके थ्रू सर जर्मनी की हेल्प की थी। हाँ, डावस प्लान में के थ्रू किया था। टाइम पीरियड याद है डावस प्लान का? सर यही टाइम पीरियड। ओके सर। ठीक है, 23-24 के टाइम पीरियड में डावस प्लान आया था। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। बट ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाता है। अब वो ज्यादा दिन तक चल क्यों नहीं पाया? मतलब ज्यादा दिन तक ऐसा क्या हो गया कि ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया? ऐसे क्या कारण है? वो कारण हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, तो कारण चलो एक बार मैं अब जब डिस्कस कर ही रहा हूं तो कारण भी देख लेते हैं कि क्या हुआ ऐसा। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या हो गया? कोलैप्स हो गया। क्या हो गया? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कोलैप्स। कोलैप्स। अब ये कोलैप्स क्यों हुआ? कोलैप्स का क्या मतलब है? लोगों का फेथ जो है कि इन्वेस्टमेंट से क्या होने लगा? डिक्रीज होने लगा। क्यों? इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट में लोगों का जो बिलीफ था वो जो है डिक्रीज होने लगा। उनको लगा, एक र्यूमर फैला कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं,
ठीक है, तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो भी अपना पैसा निकालना शुरू करते हैं। तो सोचो, अलग अलग सेगमेंट में जहां जहां लोगों ने पैसा दिया है वो अपना पैसा मंगाना शुरू कर देंगे, अलग अलग कंपनियों में जहां पे भी उन्होंने पैसा लगाया। तो जब ओवरऑल जो है कि मार्केट सेंटिमेंट जो है इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जा रही है और लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कैरी ऑन रहेगा? नो सर वो भी कम होने लगेंगी। वो भी कम होने लगेगा और फिर एम्प्लॉयमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट होने लगेगा इंडस्ट्रीज में, क्योंकि पैसा तो जा रहा है अब। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट से किस में अब चेंज हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओवरसीज लेंडर हैं कौन? यूएस कहेगा कि हमारा पैसा वापस करो, सबसे अपना पैसा वापस लेने लगेगा। ठीक है, तो लोगों का जो फेथ है वो इन्वेस्टमेंट के प्रति, ठीक है, या इकोनॉमिक एक्टिविटी के प्रति क्या होगा? डिक्रीज होने लगेगा। पैसा तो है सभी के पास, पर कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? लोगों को लगता है कि उनका पैसा डूब जाएगा। तो क्या हुआ? इकोनॉमिक बूम से नीचे चले आए रिसेशन के टाइम। ये कौन सा टाइम आ गया? रिसेशन या डिप्रेशन पे आ गए, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। ठीक है, अब इस इकोनॉमिक डिप्रेशन के में क्या होगा? लोगों के पास जो है सप्लाई तो होगा, बट उस सप्लाई को जो है कि खरीदने वाले लोग नहीं होंगे। ठीक है, सप्लाई को खरीदने वाले लोग नहीं होंगे। और इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? एग्रीकल्चर। किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है? एग्रीकल्चर पे। और यही ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन है 1929। यही क्या है? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन है 1929 का। राइट? यस सर। जो कि 1930s तक चलता है। ठीक है, ठीक। तो अब प्रोडक्शन जो हो गया, अब देखो सप्लाई है, सप्लाई के इन द सेंस ये नहीं कि प्रोडक्शन होते चला जा रहा है और बिके चाहे ना बिके। एक सर्टेन लेवल तक प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद प्रोडक्शन भी डिक्लाइन करना शुरू कर गया, क्योंकि जो ऑलरेडी सामान है वो सामान तो बिका ही नहीं, तो फर्दर प्रोड्यूस करके क्या फायदा? प्रोड्यूस तो आप तब करोगे ना जो आपने सामान बना दिया वो बिक गया है, और प्रोड्यूस करो, नहीं तो फिर डिमांड फुलफिल नहीं कर पाओगे, तभी तो प्रोड्यूस करोगे। बट ऑलरेडी जब सप्लाई ज्यादा है तो ज्यादा प्रोड्यूस करने का अब क्या फायदा? तो प्रोडक्शन भी क्या हो जाता है? गिर जाता है। एम्प्लॉयमेंट कम जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस इनकम पे, ट्रेड पे, एम्प्लॉयमेंट पे, इसका सब पे क्या होता है? बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और जो ओवरऑल डिप्रेशन का इम्पैक्ट था वो कंट्री टू कंट्री क्या करता था? वैरी करता था। ठीक है, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उन कंट्रीज पे हुआ जो एग्रीकल्चरली क्या थे? डेवलप थे, मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जहां पे ज्यादा होती थी। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक ऐसे सिचुएशन पे ये इकोनॉमिक डिप्रेशन आया जब कि लोगों को ये लग रहा था कि उनका जो है कि इकोनॉमिक रिवाइवल होगा और उनकी ओवरऑल इकोनॉमिक उनका स्थिति जो है अच्छा हो जाएगा, इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा हो जाएगा, अच्छा कर पाएंगे। जर्मनी के केस में भी अगर आप देखो तो अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है कि जो डॉस प्लान आया था और जिस तरीके से फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पे बढ़ गई थी, ठीक है, अगर डिप्रेशन नहीं आया होता तो हो सकता है हिटलर को मौका नहीं मिलता और सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता। ठीक है, हिटलर ने तो इसी टाइम पीरियड का क्या हुआ था? फायदा उठाया था। 1933 में ही तो वो बना था। यस सर 33 की जनवरी से वो चांसलर बन गया था। हाँ, ठीक है, तो डिप्रेशन का बहुत बड़ा रोल है हिटलर के सपोर्ट का। हिटलर को सपोर्ट क्यों लोगों ने क्यों किया? क्योंकि वो परेशान हो चुके थे जर्मनी के लोग। तो जो डिप्रेशन है उसका कई सारा फैक्टर है, और यही फैक्टर आपको पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई सारा फैक्टर है। राइट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। अब एक काम करते हैं, फैक्टर पढ़ने से पहले रीडिंग कर लेते हैं हम लोगों ने जितना पढ़ा है, राइट? ताकि रीडिंग वाला पोर्शन भी साथ साथ क्या होता रहे? कंप्लीट होता रहे। ठीक है,
So, who will lead? Just raise your hand. Arnav. Yes, Arnav. Yes, sir. The interwar economy. The First World War 1914 to 18 was mainly fought in Europe, but its impact was felt around the world. Notably for our concerns in this chapter, it plunged the first half of 20th century into a crisis that took over 3 decades to overcome. During this period, the world experienced widespread economic and political instability and another catastrophic war. Wartime transformations. The First World War, as you know, was fought between the two power blocs. On one side were the Allies, Britain, France, and Russia, later joined by the US. And on the opposite side were the Central Powers, Germany, Austria-Hungary, and Ottoman Turkey. When the war began in August 1914, many governments thought it would be over by Christmas. It lasted more than 4 years. The First World War was a war like no other before. The fighting involved the world's leading industrial nations, which now harness the vast power of modern industry to inflict the greatest possible destruction on their enemies. This war was thus the first modern industrial war. It saw the use of machine guns, tanks, aircraft, chemical weapons, etc. Underline all these things. Yes, sir, on a massive scale. These were all increasingly products of modern large scale industry. To fight the war, millions of soldiers had to be recruited from around the world and moved to the front lines on large ships and trains. The scale of death and destruction is 9 million dead and 20 million injured was unthinkable before the industrial age without the use of industrial arms. Most of the killed and maimed were the men of working age. These deaths and injuries reduced the able bodied workforce in Europe. With fewer numbers within the family, household incomes declined after the war. During the war, industries were restricted to produce war related goods. Entire societies were also recognized for war as men went to battle. Women stopped in to undertake jobs that earlier only men were expected to. The war led to the snapping of economic links between some of the world's largest economic powers, which were now fighting each other to pay for them. So, Britain borrowed large sums of money from the US banks as well as the US public. Thus, the war transformed the US from being an international debtor to an international creditor. Underline कर लो ये सारा चीजें. Yes, sir. In other words, at the war's end, the US and its citizens owned more overseas assets than foreign governments and citizens than foreign governments and citizens owned in the US. Post-war recovery. Post-war economic recovery proved difficult. Britain, which was the world's leading economy in the pre-war period, in particular, faced a prolonged crisis. While Britain was preoccupied with war, industries that developed in India and Japan. After the war, Britain found it difficult to recapture its earlier position of dominance in the Indian market and to compete with Japan internationally. Moreover, to finance war expenditures, Britain had already borrowed liberally from the US. This meant that at the end of the war, Britain was burdened with huge external debts. The war had led to an economic boom, that is, to increase to a large increase in demand, production, and employment. When the war boom ended, production contracted and unemployment increased. At the same time, government reduced bloated war expenditures to bring them into line with peacetime revenues. These developments led to huge job losses. In 1921, uh, one in very one in every 5 British workers was out of work. Indeed, anxiety and uncertainty about work became an enduring part of the post-war scenario. Many agricultural economies were also in crisis. Consider the case of wheat producers. Before the war, Eastern Europe was a major supplier of wheat in the world market. When this supply was disrupted during the war, wheat production in Canada, America, and Australia expanded dramatically. But once the war was over, production in Eastern Europe revived and created a glut in wheat output.
Grain prices fell, rural incomes declined, and farmers fell deeper into debt. Rise of mass production and consumption. In the US, recovery was quicker. We have already seen how the war helped boost the US economy. After a short period of economic trouble in the years after the war, the US economy resumed its growth in the early 1920s. One important feature of US economy of 1920s was mass production. The move towards mass production had begun in late 19th century, but in the 1920s it became a characteristic feature of industrial production in the US. A well-known pioneer of mass production was the car manufacturer Henry Ford. इंपॉर्टेंट है, पूरा अंडरलाइन कर लो. Yes, sir. He adapted the assembly line of a Chicago slaughterhouse in which slaughtered animals were picked apart by butchers as they came down a conveyor belt to his new car plant in Detroit. He realized that the assembly line method will allow a faster and cheaper way of producing vehicles. The assembly line forced workers to repeat a single task mechanically and continuously, such a fitting such as fitting a particular part to the car at a pace dictated by the conveyor belt. This was a way of increasing the output per worker by speeding up the pace of work. Standing in front of a conveyor belt, no worker could afford to delay the motions, take a break, or even have a friendly word with a workmate. As a result, Henry Ford cars came off the assembly line at 3-minute intervals, a speed much faster than that achieved by previous methods. The T model Ford was the world's first mass produced car. अंडरलाइन करो. Yes, sir. At first, workers at the Ford factory were unable to cope with the stress of working on assembly lines in which they could not control the pace of work. So they quit in large numbers. In desperation, Ford doubled the daily wage to $5 in January 1914. At the same time, he banned trade unions from operating in his plants. Henry Ford recovered the high wage by repeatedly speeding up the production line and forcing workers to work even harder. So much so, he would soon describe his decision to double the daily wage as the best cost cutting decision he had ever made. Fordist industrial practices soon spread in the US. They were also widely copied in Europe in 1920s. Mass production lowered costs and prices of engineered goods. Thanks to higher wages, more workers could now afford to purchase durable consumer goods such as cars. Car production in the US rose from 2 million in 1919 to more than 5 million in 1929. Similarly, there was a spurt in purchase of refrigerators, washing machines, radios, gramophone players, all through a system of hire purchase that is on credit repaid in weekly or monthly installment. अंडरलाइन. Yes, sir. The demand for refrigerators, washing machines, etc. was also fueled by a boom in house construction and home ownership, financed once again by loans. The housing and consumer boom of the 1920s created the basis of prosperity in the US. Large investments in house and household goods seemed to create a cycle of higher employment and incomes, rising consumption demand, more investment, and yet more employment and incomes. अंडरलाइन. Yes, sir. In 1923, the US resumed exporting capital to the rest of the world and became the largest overseas lender. US imports and capital exports also boosted European recovery and world trade and income growth over the next 6 years. All this, however, proved too good to last. By 1929, the world would be plunged into a depression such as it had never experienced before. वेट, यहाँ तक सभी को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं. Yes, सर sir. बस एक लाइन Yes. रही है हाँ बोलो. सर 70 पेज की लास्ट थर्ड पैराग्राफ की लास्ट लाइन at the ये same time he banned trade unions from operating in his plants. ये 70 पेज नंबर 70 ये है ना? सर वो मेरी बुक में अलग दे रखा है सर मैं आपको बता देता हूँ सर. सर जिस पेज पे सर वो फोटो दे रखी है सर, जिसमें टी मोबाइल ऑटोमोबाइल्स लगे हैं, यस सर यही वाला पेज. यहाँ पे
At the same time, Yes, sir. Yes, sir. At the same time, he banned trade unions from operating in his plants. Trade union क्या करेंगे? They will demand, ठीक है, फर्दर दे विल डिमांड दैट कि अब जो है कि वर्किंग कंडीशन थोड़ी और अच्छी करो, ठीक है, हमारी मांगे पूरी करो। यूनियन है ना, एसोसिएशन, Yes, sir. स्ट्राइक की बात करेंगे तो कहेंगे भाई हम तो देखो वेजेस डबल कर दिए हैं, बट यूनियन यहाँ पे काम नहीं करेगा। सोशलिज्म मत फैलाना यहाँ पे, Okay, sir. समझ गया। ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगर समझ गए आप लोग तो। हाँ, फैक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये डिप्रेशन है? कई सारे फैक्टर्स हैं और ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट भी हैं आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। तो पहला फैक्टर है एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर का क्या? ओवर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर का ओवर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। सबसे बड़ा इंपैक्ट ग्रेट डिप्रेशन का एग्रीकल्चर पे ही पड़ता है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर प्राइसेस बढ़ गए। अब मैंने आपको बता दिया है कि एग्रीकल्चर में किस तरीके से जो है कि बहुत सारा प्रोडक्शन हो गया, और जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो इट मीन्स अब क्या होगा? प्राइसेस फेल होंगे, और जब प्राइसेस फेल होते हैं तो फार्मर्स की इनकम डिक्रीज होती है। समझ में आ रही है बात? अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कोई फार्मर का जो है कि अपने सेल करके प्रोड्यूस को, ठीक है, पर्टिकुलर उसकी इनकम मान लेते हैं 100 रुपीज़ है। कितनी है? 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ उनकी इनकम है और वो 100 क्विंटल बेच के 100 रुपीज़ उनको मिलता है। सपोज, ये सपोज वाला केस है, जैसे आप मैथ में मान लेते हो, लेट एक्स लेट वाई, ऐसे मान। अब यहाँ पे 100 क्विंटल वो बेचते थे तो 100 रुपीज़ मिलता था। अब वो 100 क्विंटल बेच रहे हैं तो उनको 10 रुपीज़ मिल रहे हैं। कितना मिल रहा है? 10 रुपीज़। अब उनको इनकम कितनी चाहिए? 100 की। तब वो क्या करेंगे? प्रोडक्शन बढ़ाएंगे या घटाएंगे? बताओ। सर बढ़ाएंगे। सर बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे कितना? 10 टाइम्स। यस यस सर। सर। 1000 होगा, और जब 1000 होगा तब उनको फिर से वो 100 रुपये मिलेगा। तो ये ओवर प्रोडक्शन शुरू हो गया, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग अब क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या? ग्रेन्स। और इसकी वजह से उसके दाम और फर्दर क्या हो रहे हैं? कम होते चले जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। लोग कह रहे हैं कि अरे बहुत अवेलेबल है ग्रेन्स का, तो 10 रुपये से और फर्दर नीचे चला जाएगा, क्योंकि और भी लोग चाहेंगे कि भाई जो है कि उनका भी इनकम क्या रहे, इसी तरीके से मेंटेन रहे। उतना रिक्वायरमेंट भी तो होना चाहिए। पॉपुलेशन तो जो है वो वही है। अब 1 साल 2 साल में पॉपुलेशन में इतना ज्यादा चेंज तो नहीं आ जाएगा कि आप जितना भी प्रोड्यूस करो सब खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? यस यस सर। सर। ठीक है, ये तो पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण देखोगे कि लोन वाली जो बात मैंने आपको बताई है, ठीक है, वो यहाँ पे वर्क करेगी, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज ने जो है कि इन्वेस्टमेंट किया था लोन लेके। किससे? यूएस से। ये भी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। और यूएस को क्या लगता है? जब तक सब कुछ सही था तो यूएस ने कुछ नहीं कहा, बट जब यूएस को लगता है कि जो है कि ट्रबल है, ठीक है, इकोनॉमिक ट्रबल आ रहा है और इन्वेस्टमेंट जो भी हमने पैसा दिया वो पैसा डूब सकता है, तो यूएस अपना पैसा क्या करने लगता है? वापिस मंगाने लगता है, ठीक है। उन्होंने अपना पैसा क्या किया? वापिस मंगाने लगे। और जब पैसा वापस मंगाने लगे तो जो है इसका इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, और इकोनॉमिक डिप्रेशन को क्या करता है? इंक्रीज करता है, या इकोनॉमिक डिप्रेशन ले आता है। एक फैक्टर है ये भी, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखोगे तो यहां तक सभी को क्लियर है ना? पहले ये बता दो। यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो, जैसे कि बैंक में पैसा लगा हुआ था, ठीक है, लोगों ने पैसा लगाया था बैंक से, बैंक में से पैसा निकाल लिया। अब बैंक में से जब पैसा निकाल लिए तो बैंक के यहाँ लोग आएंगे ना कि भाई जो 15% जमा किए हो, अरे 100% जो हमने डिमांड डिपॉजिट जो हमारे यहाँ है, चलो वो वापस करो। कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, तुम भी जो है बंद हो जाओगे कल को, पता नहीं, तो बैंक जो है कोलैप्स कर जाएगा। इसी तरीके से कई सारे बैंक कोलैप्स हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके जो लेंडर्स थे, जो उनको पैसा देते थे, जिन्होंने उनमें इन्वेस्टमेंट किया था, वो सब अपने पैसे लेकर अब जा रहे हैं, सब अपने पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। और
ये यूएस ऐसा क्यों कर रहा है? यूएस को लगता है कि उसकी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, ड्विंडल्ड हो जाएगी, उसकी इकोनॉमी अपनी, उसको पहले अपने आप को संभालना है, पहले फिर बाद में दूसरे देशों को संभालना है। तो यूएस क्या करता है, अपने सारे पैसे मंगा लेता है, यहाँ के लोग सारे पैसे अपने मंगा लेंगे, और यूएस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इंपोर्ट भी क्या करेगा, यहाँ पे अब इंपोर्ट भी नहीं हो पाएगा, इंपोर्ट ड्यूटीज क्या कर देगा, बढ़ा देगा। कि मतलब जो लोग यहाँ सामान बेच के कुछ पैसे कमा लेते थे, अब वो इंपोर्ट ड्यूटीज क्योंकि बढ़ चुकी है तो अपना सामान नहीं बेच पाएंगे। ये बात क्लियर हो पा रही है? यस सर। तो फर्दर जो है कि इकोनॉमिक जो फर्दर जो इनकम हो रही है दूसरे कंट्रीज की, जो यूएस में इंपोर्ट करके इनकम इनका जनरेट हो रहा था, वो अब जनरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बैंक्स का कोलैप्स करना एक सबसे बड़ा मेजर इशू बनता है। ठीक है, किसका कोलैप्स करना? बैंक्स का। कि बैंक ने, अब देखो बैंक को इन्वेस्टमेंट मिला था तो उसने जो है कि अलग अलग इकोनॉमिक जो है अलग अलग तरीके के लोन बांट दिए थे। अब लोन जब उन्होंने बांट दिए हैं तो लोन जो जिन्होंने लिए हैं वो कह रहे हैं भाई इकोनॉमिक डिप्रेशन है, पैसा तो है नहीं, बाद में देंगे। और बैंक को क्या कहा गया, भाई आपको हमने पैसा दिया है, हमारा पैसा वापस करो। तो लोगों ने लोन डिफॉल्ट करना शुरू किया और बैंक उसी दौरान क्या हो गया, फिर कोलैप्स हो गया, कई सारे बैंक बंद हो गए। ठीक है, कई सारे बैंक क्या हो गए, बंद हो गए। ये बात समझ में आ रहा है? बैंक यस क्या है? बैंक तो मीडिएटर है ना। बैंक यस क्या है? सर, लेंडर और बोरोवर के बीच में। लेंडर और बारोवर के बीच में मीडिएटर है। और कुछ बैंक का यहाँ पे जो है ओपनिंग भी जो है कि कैपिटलिस्ट के द्वारा किया गया है, वो भी अपना पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बैंक कोलैप्स कर जाते हैं और बड़े पैमाने पे कई सारे बैंक्स क्या हो गए, कोलैप्स कर गए। ठीक है, बंद हो गए। आपके बुक में जो डेटा दिया है वो लगभग 4000 बैंक क्या हो गए, क्लोज हो गए। और कई सारी कंपनियां भी बंद हो जाती हैं। बैंक का कोलैप्स करना, कंपनियों का बंद होना, ये सब किसकी निशानी है? ये सब डिप्रेशन की निशानी है, इकोनॉमिक डिप्रेशन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इस यही ग्रेट डिप्रेशन है और इसका इम्पैक्ट यूएस पे ही नहीं, सभी कंट्रीज पे पड़ता है जो कि यूएस से कनेक्टेड है। ठीक है, यूएस से कनेक्टेड है, यूएस से पैसा ले रखा है या यूएस में इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, सॉरी। ठीक है, तो सबके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इसको कहा गया है। ठीक है, क्योंकि इसका सीवियर इम्पैक्ट पड़ता है वर्ल्ड वाइड। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया को समझ लेते हैं कि इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इंडिया के इम्पैक्ट में अगर आप देखोगे तो इंडिया जो ये टाइम पीरियड है वो किसके अंदर में है, ब्रिटिशर्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे 1920 से आप देख रहे हो 1940 तक क्या है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलता है, डांडी मार्च चलता है, इसी दौरान होता है ना इकोनॉमिक डिप्रेशन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, डांडी मार्च, Yes, sir. फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद साइमन कमीशन भी आते हैं इसी दौरान, फिर उसके बाद आपका क्विट इंडिया मूवमेंट भी लॉन्च होता है। कई सारे चेंजेस इसमें इस दौरान देखे जा रहे हैं। बट रूल कौन कर रहा है, ब्रिटिशर्स ही कर रहे हैं। ठीक है, कौन रूल करता है, ब्रिटिशर्स। यहां तक समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो कॉलोनियल इंडिया में एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, आपने ये भी पढ़ा है। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्यों लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, पीजेंट, रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट को क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका सामान बिक नहीं रहा है और उनको लैंड रेवेन्यू देना पड़ रहा है, तो पुअर पीजेंट्स को रेंट देना पड़ रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने अच्छा पैसा कमाया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी वो अच्छा पैसा अगर इंडिया इंडिपेंडेंट बन जाए तो एक अच्छा पैसा वो फिर से कमा सकते हैं, वैसा ही जैसा कि वर्ल्ड वॉर 1 में कमाए थे। सपोर्ट करते हैं मूवमेंट्स को, राइट? ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। तो इंडिया में देखा जाए तो इंडिया का जो ट्रेड था उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, लगभग हाफ। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस जो है, इनकम तो डिक्रीज हो रही है ओवरऑल इंडिया की। ठीक है, बट ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे क्या कहा था कि आपको अपना रेवेन्यू तो देना ही होगा। ठीक है, लैंड रेवेन्यूज या फिर होम चार्जेस जो भी हैं पेमेंट, वो तो पेमेंट करना ही होगा।
अगर आपके पास कैश नहीं है तो मत करो, आप अपना गोल्ड एंड सिल्वर दो। और आपको मालूम है इंडिया में सेविंग का कितना प्रचलन है, ठीक है। विमेन क्या करती हैं, गोल्ड खरीद कर रखती हैं, हर घर में कुछ ना कुछ गोल्ड निकल जाता है। तो ब्रिटिशर्स ने एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया गोल्ड। क्या एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया, गोल्ड, इन फॉर्म ऑफ रिवेन्यूज। किससे, यहाँ के लोगों से। ये बात क्लियर हो पा रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो जब ये गोल्ड जो है ब्रिटिशर्स को मिलना शुरू हुआ तो कहा जाता है कि इस गोल्ड के वजह से, ठीक है, मेनार्ड केनिस ने कहा था, ठीक है, मेनार्ड केनिस, इन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमिकल रिवाइवल होता है वर्ल्ड का ग्रेट डिप्रेशन से, वो इंडिया के गोल्ड के कारण होता है। क्योंकि गोल्ड एक ऐसा है जो कि जिसमें लोगों का फेथ रहता है कि भाई ये तो येलो स्टोन है, ऐसा स्टोन जो वर्ल्ड वाइड डिमांड में है, ठीक है। तो इस पे जो है फेथ किया जा सकता है, और जब इस पे फेथ लोगों का बढ़ता है तो लोग इन्वेस्टमेंट फिर से अपना शुरू कर देते हैं। इकोनॉमिक डिप्रेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबके जो है कि लोग कैपिटलिस्ट के जो है पास पैसा नहीं है, पैसा है, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। बट जब गोल्ड मार्केट में आ जाता है तो लोगों का फेथ फिर फर्दर क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है, और इकोनॉमिक रिकवरी होती है। अब ब्रिटेन की पहले ही रिकवरी होती है क्योंकि वो गोल्ड किसके पास से आ रहा है, ब्रिटेन के पास से। समझ में आया? यस यस सर। सर। और यही टाइम पीरियड है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, ठीक है। ये टाइम पीरियड किस चीज का है, सिविल डिसोबीडियंस का। यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अगर ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पोर्शन है आपका वर्ल्ड वॉर 2 का, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 अब हम देखेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 में भी आप देखोगे, वर्ल्ड वॉर 1 आपने जो देखा तो उसमें आपने देखा कि सीवियर इम्पैक्ट था, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 का भी उसी तरीके से होता है, ठीक है। और जो टाइम पीरियड है वर्ल्ड वॉर 2 का वो 1939 से 1945 का है, 6 साल। ये पूछा गया क्वेश्चन है एनटीएससी का, उसका 4 इयर्स है, उसका 6 ईयर है। आपने इसके बारे में पढ़ा भी है पहले? यस सर। यस सर। सर नाजिज्म में। हाँ। और यहाँ पे एक्सिस पावर, वही सेंट्रल पावर को क्या कहा गया, एक्सिस एक्सिस पावर, और फिर अलाइड पावर। अलाइन। एक्सिस पावर और अलाइड पावर दोनों आ गए, ठीक है। एक्सिस पावर में अगर आप देखो तो आपके कौन आ गए, नाजी जर्मनी, ठीक है। फिर उसके बाद जापान और इटली। इटली। यस सर। नाजी जर्मनी, जापान, इटली इस तरफ हो गए। अलाइड में आपके आ गए यूएसएसआर आ गए, ब्रिटेन आ गया, ठीक है, यूएस आ गया, फ्रांस आ गया, ये लोग आ गए इसमें, ठीक है। और आपको याद होगा कि कोई ट्राइपार्टाइट पैक्ट भी साइन हुआ था। यस सर। सर वो मतलब हिटलर ने किया था, जापान और जर्मनी के बीच में था। हिटलर ने किया था, ठीक है, बिटवीन जापान एंड इटली। यस सर। ही वाज ऑन हिज पिनाकल ऑफ पावर, राइट। यस सर। और सर उसी ने फिर जर्मनी को या नाजी जर्मनी को एक इंटरनेशनल पावर रिकॉग्नाइज किया था। हाँ, और जर्मनी, हिटलर ने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी, जाके अटैक कर दिया सर रशिया पे। रशिया पे, यूएसएसआर पे। स्टालिन को गुस्सा आ जाता है और उनको खदेड़ते हुए ले जाते हैं बर्लिन तक, याद है? यस सर। यस सर। तो डेस्ट एंड डिस्ट्रक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे लगभग आप देखोगे 60 मिलियन लोग, ठीक है, इफेक्टेड होते हैं, ठीक है। इतना 60 मिलियन बहुत बड़ा है। वहां पे कितने लोग मरे थे, 9 मिलियन। यस सर 9 यस सर। मिलियन। 9 से यहाँ पे 60 मिलियन पे आ गए, लगभग 3% ऑफ द पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन। सोचो इतने बड़े पैमाने पे लोग मर गए, ठीक है, ड्यू टू दिस वर्ल्ड वॉर।
60 मिलियन रुपया बहुत होता है, ये तो आदमी है जो मर गए। क्या है ये सब आदमी हैं जो मर गए। आदमी। और ये डेटा एग्जैक्ट डेटा नहीं है, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, इतना क्या है, कंफर्म है, राइट। क्योंकि डेटा कोई देख खड़ा होकर गिन थोड़ी रहा है कितने लोग मर रहे हैं, बट ये एस्टिमेटेड Yes, डेटा sir. है कि इतने लोग मारे गए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और कितने लोग इंजर्ड है इसका तो कोई डेटा ही नहीं है। ठीक है, अभी भी कहा जाता है जापान पे जो एटॉमिक बम गिरा था उसका इम्पैक्ट अभी भी वहां के बच्चों पे पड़ता है। बर्थ डेफिसिट अभी भी, बर्थ डिफेक्ट्स कहा जाए, नॉट डेफिसिट, Yes, बर्थ sir. डिफेक्ट्स अभी भी देखे जाते हैं उसके। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, अब इसी वॉर में, ठीक है, इसी वर्ल्ड वॉर में दो चीजें देखी गई। तो क्या देखा गया, यूएस एक पावरफुल ब्लॉक देखा गया, पावरफुल ब्लॉक। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एक पावरफुल कंट्री देखा गया, यूएस डोमिनेट कर रहा है पूरे वर्ल्ड को, पर्टिकुलरली वेस्टर्न को। फिर उसके बाद साइड बाय साइड ईस्टर्न में अगर आ जाओगे तो वेस्टर्न में आ गए, ईस्टर्न में आ जाओगे तो आपका यूएसएसआर है, ये भी पावरफुल ईस्टर्न साइड में। अब इन दोनों के बीच में वॉर होगा, उसको कहेंगे कोल्ड वॉर, जो कि आपको भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक आइडियोलॉजिकल वॉर था बिटवीन द टू ब्लॉक्स। ठीक है, यूएस एंड यूएसएसआर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. विदाउट? No, sir. No, sir. अब जब ये वॉर खत्म हुआ तो क्या आया, पोस्ट वॉर रीसेटलमेंट, पोस्ट वॉर सेटलमेंट, पोस्ट वॉर सेटलमेंट की बात आई। ठीक है, अब पोस्ट वॉर सेटलमेंट, क्योंकि अब वॉर खत्म हो चुका है तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी, अल्टीमेट गोल क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरी ऑन रहे, ट्रेड होता रहे। ठीक है, फ्लो जो था कैपिटल फ्लो, कैपिटल और ट्रेड का और माइग्रेशन का, वो फिर से रिवाइव हो। ठीक है, तो ब्रिटेन वुड्स के बारे में यहाँ पे हम समझेंगे। किसके बारे में? ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन के बारे में समझेंगे। लोगों ने इस वर्ल्ड वॉर 2 में और वर्ल्ड वॉर 1 में ये चीज तो सीख लिया था कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो मास प्रोडक्शन के साथ साथ क्या करना होगा, दैट शुड बी सप्लीमेंटेड विद मास कंजम्पशन। ये तो जरूरी है। आप सोचो कि प्रोड्यूस करते जाओ तो आपको बेनिफिट होगा, तो ये गलत है। मास कंजम्पशन होना चाहिए। जितना ज्यादा लोगों के पैसे, ज्यादा लोगों के पास बढ़ेंगे उतना ज्यादा डिमांड होगी, और जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपको प्रोड्यूस करना होगा। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो ये बात सभी को समझ में आ गई। ठीक है, और ये अब इसके लिए क्या करना होगा, सभी को इनकम देना होगा, सभी की इनकम बढ़ानी होगी। ठीक है, तो इनकम बढ़ाने के लिए अब जब यहाँ पे क्या किया जाता है, तरीके अपनाए जाते हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए ताकि मास प्रोडक्शन भी हो और मास कंजम्पशन भी हो, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा जनरेट करो। ठीक है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो कि लोगों को एक प्राइस जो है फिक्स वेजेस मिलते रहें, एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस ज्यादा फ्लक्चुएट ना करें। ठीक है, सभी के रीच में रहें, सब खरीद पाएं। स्टेबिलिटी गवर्नमेंट को देखना है कि ओवरऑल बनी रहे उनके कंपनी इकोनॉमी में या उनके कंट्री में। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. तो अब गवर्नमेंट का रोल क्या हो जाएगा, लोगों ने यहाँ पे देखा कि गवर्नमेंट का एक सिग्निफिकेंट रोल है। तो सप्लाई भी उन्हीं को देखना है, ठीक है, और कंजम्पशन भी उन्हीं को देखना है, और एक बैलेंस बना के लेके चल रहा है कि सप्लाई भी एक एंड पे होती रहे और लोगों का कंजम्पशन भी होता रहे। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया में देखोगे आप 2 पॉलिसीज होती हैं, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी। अभी आप लोगों को हालांकि नहीं देखना है ये सब इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में, बट फिर भी आप इतना जानते हो। तो हर देश की गवर्नमेंट
क्या करती है, इस चीज का ख्याल रखती है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रिटेन वुड्स जो हम लोग समझना है हमें मेन, वो देखते हैं। तो यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल का कॉन्फ्रेंस होता है जुलाई 1944 में। कब होता है? जुलाई 1944 में। किसका होता है? यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और ये हुआ कहाँ? ब्रिटेन वुड्स, एक जगह का नाम। ये नाम मैं लिख दूं या आप लोग लिख लोगे? चलो लिख देता हूं, यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसका जो है मीटिंग होता है कहाँ? जुलाई 94 में। कहाँ पे? ब्रिटेन वुड्स में। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स में मीटिंग होती है, जो कि कहाँ पे है आपका? न्यू हैम्पशायर। यूएसए। अब यहाँ पे दो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे सेटअप होंगे। एक का नाम होगा आईएमए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ, सॉरी, ये तो मैंने आईएमए लिख दिया। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये आईएमएफ क्या करता है? ये देखता है कि किसी कंट्री के पास जो है कि फॉरेन एक्सचेंज की कमी तो नहीं है। ठीक है, अगर फॉरेन एक्सचेंज की कमी होती है तो उनको लोन देके उनको जो है कि बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके साथ साथ आईएमएफ के साथ साथ और क्या बना? आईबीआरडी। ठीक है, सर आईएमएफ में कौन कितना पैसे देता है? आईएमएफ और आईबीआरडी दो इंस्टीट्यूशन बने। लीडिंग जो इसमें कंट्री है वो है यूएस। ठीक है, अब वो आपके सिलेबस में भी नहीं है कि कौन कितना बास्केट में कितना पैसा दे रहा है, कितना नहीं दे रहा है, और उसी के हिसाब से उनको लोन भी मिलता है। ठीक है सर, तो क्या ये इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसीज को? हाँ, बिल्कुल करते हैं। इंडिया में जब 1991 में एलपीजी आया तो आईएमएफ का बहुत बड़ा रोल है एलपीजी लाने में। ठीक है, ओके सर। तो बात उतने ही पढ़ाया जा रहा है जितना कि आपके सिलेबस में है, जितना कि आप पढ़ सको। ठीक है, जो अभी आप लोगों को इतना ज़्यादा मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया, इस इन्फॉर्मेशन को आप लोगों को जो है इसको नोट्स बनाना होगा, अदरवाइज आप लोग जो है भूल जाओगे। बहुत सारा डेटा आप लोगों से मैंने शेयर कर लिया। ठीक है, मेक श्योर कि आप सभी डेटा को याद रख पाए। राइट? इज इट क्लियर Yes, टू ऑल sir. ऑफ यू? Yes, sir. हाँ, नोट्स बनाओगे तो सब याद रहेगा। डाउट है तो जरूर पूछो। आईबीआरडी, जिसको कि वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, अब इसमें और भी ज्यादा इंस्टीट्यूशन है बट हमें वो अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, जिसको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, आईबीआरडी। तो दोनों इसी समय बने इंस्टीट्यूशंस के सेटअप हुए थे। ठीक है, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वर्ल्ड में बनी रहे। और इन्हीं दोनों को क्या कहा जाता है? ब्रिटेन। इन्हीं दोनों को क्या कहा जाता है साथ में? ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। क्यों? क्योंकि ये कहाँ बने हैं? ब्रिटेन वुड। कहाँ है ये? न्यू हैम्पशायर, यूएसए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. इनका ऑपरेशन कब शुरू होता है? कब से काम करना शुरू करते हैं? 1940। सर 91 में तो लिबरलाइजेशन भी हुआ था ना रशिया में? हाँ, यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हुआ था। तुम रशिया क्यों चले गए? अभी तो तुम इंडिया थे और यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मैं। सर लिबरलाइजेशन की वजह से। तो रशिया कैसे चले गए? तुम जंप कर गए। अभी तो मैं यहाँ वर्ल्ड बैंक और 1947 के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। सर आपने एलपीजी बोला था ना? तो एलपीजी मैंने वो कहाँ के लिए बोला था? चलो कोई बात नहीं, चले गए तो कोई बात नहीं। 1947 में आओ। हाँ, यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हुआ था। ठीक है, और वहाँ पे जो है कि जो उनकी आइडियोलॉजी है, ठीक है, वो ब्रेक हो गई थी पूरी तरीके से, और डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर कह लोगे लिबरल इकोनॉमी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, रशिया का एक अलग चैप्टर है, एक अलग कंसेप्ट है। ठीक है, वो अभी यहाँ इससे रिलेटेड नहीं है। चलो, तो अब नेक्स्ट क्या हुआ? 1947 में क्या हो गया? ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, किसका? आईएमएफ और आईबीआरडी का। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है,
इस ऑपरेशन में आप देखोगे कि वो सिस्टम एक डेवलप करेंगे कि किस तरीके से करेंसी का स्वैप हो सके अमॉन्ग द डिफरेंट नेशन। तो यहाँ पे करेंसी स्वैप के लिए आप पढ़ोगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। क्या बनाया गया? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ये इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, अब ये क्या है? इस सिस्टम में जो नेशनल करेंसी थी, ठीक है, उसको डॉलर से कंपेयर करते थे। किससे? डॉलर से। और डॉलर को किससे किया जाता था? गोल्ड से। कितना गोल्ड? 35 पर आउंस, ठीक है। इज इट क्लियर? 35 पर आउंस। सर आउंस क्या है? Ounce is a measurement of weight. Around I think it is around 30 ग्राम। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, 30 to 31 ऐसे कुछ Okay, ग्राम है, ठीक है। आउंस, हाँ देख लेना, 35 आउंस अराउंड इतना ही होगा, ठीक। फिर उसके बाद अब जब उसके कंपेयर में डॉलर को, जब डॉलर की वैल्यू ऐसे की गई और डॉलर जो है कि $1 जो है 35 आउंस के बराबर हो गया, और फिर $1 को दूसरे कंट्रीज के जो है कि करेंसी से क्या किया गया? मैच कराया गया, ठीक है। तो जिसके पास जितना गोल्ड होता था, गोल्ड रिजर्व, उस हिसाब से उनकी कंट्री की क्या होती थी? एक्सचेंज वैल्यू होती थी। इज इट क्लियर? यस सर। समझ में आया सभी को? यस सर। एनी डाउट एनीवन हैज? ओहो, तो बंद हो गया। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। चलो एक काम करते हैं, रीडिंग पोर्शन कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और फिर नेक्स्ट टॉपिक। हाँ बोलो। सर $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड है या $1 35 आउंस ऑफ गोल्ड है? ये आपका $1 है, ओके सर। ठीक है। रीडिंग कहाँ से करना है इसमें, या कंप्लीट करा दें? बताओ, तुम लोगों को डिसाइड करना है। शुड आई कंप्लीट दिस? यस सर। वन नोट। ये दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स। देखो, अब यहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है, इनके पास क्या है? कैपिटल है। और ईस्टर्न कंट्रीज, पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया, इन सब में यहाँ पे क्या है? पैसे की कमी। रिसोर्सेज हैं, बट वो उस तरीके से पावरफुल नहीं है इकोनॉमिकली जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है। अब वेस्टर्न कंट्रीज को क्या चाहिए होगा? ईस्टर्न कंट्रीज का रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है। ईस्टर्न कंट्रीज का क्या चाहिए होगा? रॉ मटेरियल चाहिए होगा। और वेस्टर्न कंट्रीज ने ही ये IMF और IBRD बनाया है, ठीक है। इन्हीं का ज़्यादा शेयर है पैसे का, और ये कह रहे हैं IMF IBRD के पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है। और ईस्टर्न कंट्रीज जब इसको देखेंगे तो कहेंगे कि नहीं, आप तो डोमिनेट हो रहे हो किससे? वेस्टर्न से, ठीक है। वेस्टर्न का आपका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उनके पास वीटो पावर भी है। तो ईस्टर्न कंट्रीज को लगेगा कि हमारे रिसोर्सेज का हमें अच्छा पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। IMF IBRD या फिर जो भी वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पे ट्रेड करना चाह रही है, वो उनके रिसोर्सेज का सही पैसा उनको नहीं देंगे, अच्छा नेगोशिएशन नहीं किया जाएगा। वो अब देखो, ये कॉलोनी ये एक तरीके से क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली ईस्टर्न कंट्रीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि जो फंडिंग की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपकी ईस्टर्न कंट्रीज की है, ना कि वेस्टर्न कंट्रीज की। वेस्टर्न कंट्रीज के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है। उनके पास ऑलरेडी, आपने पढ़ा है कि किस तरीके से वो जो है कि अपने पैसे, उन्होंने पैसे बनाए हैं। वेस्टर्न कंट्रीज जब मैं कह रहा हूँ, तो आप इसमें जो है इसको कंसिडर करोगे, US को कंसिडर करोगे, आप इसमें ब्रिटेन को कंसिडर करोगे, फ्रांस को कंसिडर करोगे,
ठीक है, डेवलप नेशन जो हैं उन्हीं को ज्यादा कंसिडर करना है, राइट? ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इससे वेस्टर्न कंट्रीज ने एक दूसरा तरीका अपनाया है अपने वेल्थ को और फर्दर एग्जेगरेट करने का, ठीक है, इंक्रीज करने का। ठीक है, और वर्ल्ड ट्रेड देखा जाएगा 1950s और 70s के बीच में वो क्या होता है, फर्दर और एनहांस होता है 1950s से 70s तक, राइट? 1950 से लेके 70। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, राइट? इज इट क्लियर टू Yes, ऑल sir. ऑफ यू? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसी दौरान ट्रेड बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, ठीक है, तो लोगों जो डेवलपिंग नेशन है उनको रियलाइज होता है कि ये जो ओवरऑल सिचुएशन, जो ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस ये सब सेटअप हुए हैं या जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बना कही जा रही है वो फेवरेबल है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, ईस्टर्न कंट्रीज के लिए नहीं है, या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए, इस चीज को काउंटर करने के लिए वो लोग क्या बनाएंगे, ईस्टर्न कंट्रीज वो बनाएंगे NIEO, नियो कहेंगे इसको। क्या कहेंगे इसको, नियो। ठीक है, या इसको आप कह लो G77, ग्रुप ऑफ 77। ठीक है, ये नियो क्या है, ये नियो एक नया इकोनॉमिक, एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब इस न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर से क्या हुआ कि इन्होंने कह दिया, देखो वी आर ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज and if anyone wants to buy a resource from our country, then that country need to follow certain rules and regulation. एक प्रॉपर नेगोशिएशन ये ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज क्या करेंगे विद वेस्टर्न कंट्रीज। ये बैलेंस करने का एक तरीका अपनाया इन लोगों ने कि हम अगर अलग अलग रहेंगे तो हम एक्सप्लॉइट हो जाएंगे, वेस्टर्न कंट्रीज हमें क्या कर लेंगे, हमारे जो है रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ग्रुप में रहेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, इस ऐसा होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे, और हमारे रिसोर्सेज के हमें अच्छे दाम भी मिलेंगे, फेयर प्राइसेस मिलेंगे हमारे रॉ मटेरियल के। ठीक है, हमें भी एक्सेसिबिलिटी मिलेगी डेवलप नेशन में। अगर हम अकेले रहेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। और इसी दौरान देखोगे कि MNC का रेलेवेंस भी बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। MNC स्टैंड्स फॉर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, एक ऐसा कॉर्पोरेशन जो एक से ज्यादा नेशन में क्या कर रही हो, एग्जिस्ट कर रही हो। ये आप पढ़ोगे कहाँ, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, मल्टीनेशनल। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया जितना भी पढ़ाया मैंने? सर एक चीज पूछनी थी। बताओ। सर जो यहाँ पे ईस्टर्न कंट्रीज है, मतलब इसमें ईस्टर्न यूरोप के बाद जो जैसे इंडिया वाला रीजन है सर, ये कंट्रीज हाँ। नहीं आएंगी ना? हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, वेस्टर्न ईस्टर्न ऐसे ही कह रहा हूँ। ठीक है, आप इसमें साउथ भी जैसे जोड़ लो। ठीक है, ओके सर। तो एशिया आप देखो तो अगर आप सीधे सीधे ग्लोब पे देखो, ठीक है, तो मिडिल ईस्ट के बाद से जो भी है सब उधर क्या है, राइट हैंड साइड, आपके राइट हैंड साइड में देखना है, सब क्या ईस्टर्न में आ जाएंगे। यस सर। ठीक है, तो वेस्ट में आपका पर्टिकुलरली, जब मैं वेस्ट कह रहा हूँ तो आपको मैंने बता ही दिया था, अमेरिका को कंसिडर करो, ब्रिटेन को करो, यूरोपियन नेशंस को करो, वेस्टर्न यूरोपियंस को ज्यादातर कंसिडर करो। ओके सर। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, अगर आप पोर्शन देखो तो एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एंड द बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ब्रिटेन वुड्स खत्म होगा और ग्लोबलाइजेशन आएगा। अब इसमें क्या समझोगे कि ये जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को हटा दिया जाएगा, ये लोगों का फेथ इस पे नहीं रहेगा। अब आ जाएगा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। कौन सा रेट आ जाएगा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मतलब एज पर द डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, दिस विल वर्क ऑन डिमांड एंड सप्लाई, फिक्स नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई पे है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे एक्सचेंज रेट क्या होगा, डिसाइड होगा, और
फिर उसी हिसाब से आप अपने जो है ट्रेड को फर्दर कैरी ऑन रख पाओगे। ठीक है, और देखोगे कि जो एमएनसीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा ईस्टर्न कंट्रीज में क्या करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं। कारण क्या है, रॉ मटेरियल है, चीप रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें उनको दिखेंगी और वो देखेंगे कि वेस्टर्न से अच्छा है कि हम ईस्टर्न में अपना फैक्ट्रीज वगैरह ओपन करें और अपने कंपनीज को रन करें। और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है, चाइना में होता है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकली वो एडवांस्ड है और चीप लेबर भी एग्जिस्ट होता है। ठीक है, इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट आएगा। इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगा किस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेबर तो ठीक है उतना ज्यादा एडवांस नहीं है, बट यहाँ पे स्किल अगर देखा जाए तो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल लोगों की बहुत अच्छी है। ठीक है, तो सर्विस सेंटर, कई सारे सर्विस सेंटर कहाँ होंगे ओपन, इंडिया में होंगे। इज दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, सर्विस सेक्टर ज्यादा है ना इंडिया में। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एंड द बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसको स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। रीडिंग पोर्शन भी रह रहा है, वो भी कंप्लीट करेंगे। और इस कंप्लीशन के बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इसी से रिलेटेड स्टार्ट करें या फिर कुछ और? सर ज्योग्राफी स्टार्ट कर दें। ज्योग्राफी स्टार्ट कर दें, ठीक है, इसके बाद ज्योग्राफी पढ़ लेंगे। ठीक है एवरीवन? यस सर। ओके सर। ठीक है, तो आप लोग, अब कई सारा आज मैंने डेटा आप लोगों को बता दिया। ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी ना किया हो कि सर आज इतना सारा पढ़ा भी देंगे, राइट? तो आज काफ़ी ज़्यादा कवर अप हुआ है आप लोगों का सिलेबस। अब इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा, ठीक है, नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, यस सर। ओके सर। टिल देन Thank you, टेक sir. केयर एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू, बाय। Thank you, sir. बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। बाय एवरीवन।